बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बात करती, एक छोटी सी बात है। एक जो किसान है वो भी एक बीच में सेम फसल नहीं बोता, बदल बदल के बोता है कि ये सिमिलैरिटी और सेम चीज़ों की होने की वजह से अगली फसल इतनी अच्छी पनप नहीं सकेगी। तो सबसे ज़्यादा थैलेसीमिया सारी दुनिया में अब तो लॉ हो गया है कि आप प्री मैरिज जो है वो आप प्रूफ दें कि फिर भी नहीं कराएंगे। नहीं, अब कहीं तो निकाह नहीं हो रहा कहीं पे इसी वजह से, क्योंकि रिसेंटली इस मामले में ईरान को भी मैं कहती हूँ फुल मार्क्स हैं कि उन्होंने किया हुआ है कि आप अपना पहले ब्लड टेस्ट कराएंगे और उसके बाद सर्टिफिकेट दें कि यू आर नॉट थैलेसेमिक। सिंपल सी बात है, माइनर 2 मिल जाएंगे तो मेजर के 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ कितनी थैलेसीमिया के केसेस हैं दुनिया में, मैंने सुना। और उन बच्चों की लाइफ आपको पता है क्या है कि सारा दिन, हर दूसरे तीसरे दिन, हर हफ्ते जो उनके ब्लड ट्रांसफर, पेरेंट्स की क्या लाइफ है, बच्चों की क्या लाइफ है। बिल्कुल 25 साल से ज्यादा ये लोग बढ़ते नहीं है, महीने में 3-3 दफा उनको मुंह की बोतलें लगनी होती हैं, तकलीफ अलग है। 25 भी बहुत कम पहुंचते हैं मेजॉरिटी का। तो अब देखें, अब उस पे आप एक छोटा सा एक सिर्फ कॉन्सेप्ट चेंज करने की बात है ना, और अगर आप उसको पीछे कहीं जाकर के देखें तो आपको कहीं से भी ना आपको जो है वो आपकी बड़ों ने, मतलब बड़ों का तो सोसाइटी का प्रेशर होता है, लेकिन आपके रिजल्ट का कोई प्रेशर नहीं कि आप सेम उसमें करें, ना आपको लॉ कह रहा है, ना आपको कोई आपकी ऑब्जर्वेशन कह रही कि जी ये करना अच्छी बात है। तो आप बाउंड किस बात से, आप गलत चीज़ के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि आपके बुजुर्गों की रिवायत है, आपके बुजुर्गों ने भुगत लिया। दे आर कम्युनिटीज़ जिसमें कंटिन्यूटी में एवरी फैमिली हैज़ अ सीपी चाइल्ड। जितनी हार्ट डिजीज़ हैं, कॉन्जेनिटल एनोमलीज है, हर बच्चा जो है, हर फैमिली में 4 बच्चों में से एक को कोई ना कोई हार्ट डिफेक्ट है, एक कोई ना कोई कॉन्जेनिटल एनोमली है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट बच्चा आया था, छोटा सा 2 साल का था, एंड ही हैज़ हिज हार्ट आउटसाइड ऑफ हिज चेस्ट। और पता नहीं वो कैसे चल रहा था। हम तो इतना हमने पीट्स मेडिसिन भेज दिया, लेकिन हम बहुत सरप्राइज थे कि ये बच्चा चल कैसे रहा है। और इस तरह के बहुत सारे केसेस देखने में आते हैं। अब जितना यहाँ पर एक और बात भी मैं मेंशन करना चाहूँगी, जितना हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर का जो आपके कहते हैं कि एम्बिग्यूटी वाले बच्चे पैदा होते, जो ये नहीं पता चलता कि उनका जेंडर क्या, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आपका जो ये कज़न मैरिजेस का। अच्छा, लेकिन मेरी बात सुने, हमने जो ट्रांसजेंडर्स की बात भी कर रहे होते हैं, इसमें हम देखें जी हर्माफ्रोडाइट्स हैं, वो सारी, मतलब 1 in a billion कोई ऐसा केस हो सकता है। इट्स ऑल आई बिलीव अप देयर। आप तो ऑफ कोर्स यू रीड इट, तो ये आपका तो सब्जेक्ट है ये, तो जरा मुझे इस पे भी जरा रोशनी डालिएगा। और वही बात जो कजन मैरिजेस को, अच्छा मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, क्योंकि 2 डॉक्टर साहबान ने वो सारी जो भी दुनिया जहान में कजन मैरिजेस की बुराइयां थी वो बयान कर दी। तो हम पाकिस्तानी ना बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम हर चीज़ में एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट इसमें डेफिनेटली कज़न मैरिजेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन इतने भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएं। ठीक, अगर स्क्रीनिंग मौजूद है प्री मैरिटल, चाहे आपकी कज़न मैरिज नहीं भी है, ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है कि आप कज़न में शादी कर रहे हैं तो वहाँ थैलेसीमिया का चांस होगा, हो सकता है सामने वाली फैमिली में भी हो। जो बीमारियाँ प्री मैरिटल स्क्रीनिंग के अंदर मौजूद हैं, आप उनकी स्क्रीनिंग करें, पहली इंपॉर्टेंट बात होगी, चाहे आप कज़न मैरिज कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं। कज़न मैरिज में ज़्यादा चांसेस होते हैं, बाहर की मैरिज में कम चांसेस होते हैं। बाहर की मैरिज बेटर है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कज़न मैरिज को छोड़ देना कि जी इसमें तो पता नहीं कौन कौन से प्रॉब्लम हो जाएंगे, ये भी थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा। पूरी दुनिया में होती हैं, ठीक है, कज़न मैरिजेस। तो हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव पहलू होता है। नॉन कज़न मैरिज इज़ बेटर, कज़न मैरिज इज़ स्लाइटली डेंजरस, बट यू कैन अवॉइड दैट, एक बात, बाय गोइंग फॉर प्री मैरिटल स्क्रीनिंग। अच्छा, DSDA जो आप कह रही हैं, अगर स्क्रीनिंग करा लेंगे तो नहीं, अच्छा उसमें भी 2 बातें हैं ना, हर चीज़ की तो स्क्रीनिंग भी नहीं होती ना, ठीक है। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है आमना लाहौर से। जेनेटिक इंजीनियरिंग अब हमारा मसला हल कर रहा है आगे चलकर। हाँ, जब आ जाएगा फिर फैमिली हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है आमना। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। जी आमना, क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा नाम आमना, मेरी एज मतलब 36 एज है, तो मेरी शुगर बहुत ज्यादा लो हो जाती है, हाइपोग्लिसरीन। तो इतनी शुगर लो हो जाती है कि मेरा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। 35, 36 इतनी ना शुगर हो जाती है, तो एकदम से ना खाना पीना भी मतलब ना फिर फौरन खाती हूँ तो फिर वो देर जाते हुए ना सेट होता है, मेरा ये मसला है। सही। अच्छा, इनसे पूछें कि खाली पेट शुगर ज़्यादा लो होती है या खाने के 1-1.5 घंटे बाद होती है? खाली पेट आपकी शुगर ज्यादा लो होती है या खाने के 1-1.5 घंटे के बाद? मतलब खाना खाती हूँ, मतलब ना अगर आधा घंटा लेट हो भी जाती है ना, सुबह नाश्ता अगर मैंने 10-11 बजे किया है, 8 बजे उठी हूँ, तो मेरी शुगर बहुत ही लो हो जाती है। सही।
सही। अच्छा, इसमें देखिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हाइपोग्लाइसीमिया शुगर की तरह कॉमन बीमारी नहीं है। ये नहीं है कि हाइपोग्लाइसीमिया को हम कैजुअली डील करें जैसे शुगर को डील करते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो रीजंस होते हैं ना वो थोड़े डेंजरस होते हैं। अच्छा। हाइपोग्लाइसीमिया का जो एक रीज़न होता है उसे हम इंसुलिनोमा कहते हैं, यानी आपके लबलबे के अंदर कोई छोटी सी गुठली मौजूद है जो बहुत सारी इंसुलिन फेंक रही है। ठीक है, मैं कैंसर का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि हम उसको कैंसर यूजुअली नहीं कहते हैं। ठीक। दूसरा, आपका एड्रेनल ग्लैंड, एक छोटा सा हार्मोनल ग्लैंड पड़ा होता है जो किडनी के ऊपर पड़ा होता है, वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। तीसरा रीज़न होता है रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया, आपका वेट बहुत ज़्यादा है। आपका वेट इतना ज़्यादा है कि आपके जिस्म के अंदर वेट की वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गई है और बहुत ज़्यादा इंसुलिन क्वांटिटी में रिलीज़ हो रहा है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन इसको सिंपल नहीं लेना चाहिए। आपको फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, हो सकता है एडमिट भी करना पड़े। इसमें हम 72 आवर एडमिशन टेस्ट करते हैं जिसमें 72 घंटे तक पेशेंट को खाली पेट रखते हैं, उसकी शुगर चेक करते रहते हैं। जैसे ही शुगर 57 से नीचे जाती है हम उसका इंसुलिन लेवल करवाते हैं, शुगर लेवल भी डेफिनेटली करवाते हैं, सी पेप्टाइड करवाते हैं, फिर हम आगे जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये एक खतरा, अगर आपकी शुगर 70 से नीचे जा रही है तो ये हमेशा एक डेंजरस साइन है और इसके लिए आपको फौरन किसी हार्मोन के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 70 बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया की डेफिनेशन। बहुत इजी इलाज है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर जिगर भी हमारे साथ मौजूद है और आपको पता है कि डॉक्टर जिगर जो है वो रंगों से शायद कैसे याद इलाज नहीं करते रहा हैं। होगा। जी, आपने याद नहीं रहा होगा, इधर नहीं भी कोई नहीं, बैठा हुआ वो है। मैं पता नहीं, इग्नोर करते हैं, आप बुलाते असल में हैं। ना कलर से आपने अपना इलाज इतना कर लिया, आपने आपको इतना स्मार्ट कर लिया, आप नजर ही नहीं आते। वो एक कसम से बात कैमरे सुनो। में अब वो छुप गए। देखो ये हजारों साल पुराना है, लेकिन आदमी इग्नोर करता है क्योंकि उस पर पैसा नहीं लगता ना। बड़ी बड़ी फीसें देंगे तो उन पर यकीन आता है, छोटी छोटी चीज़ पर नहीं आता। ये राइट हैंड की छोटी सी उंगली, आप भी देख लो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन छोटी से काम कर लो। आम लोगों को इतनी बातें डॉक्टर समझ में अजीम, नहीं इतना आती। जिंदगी में पढ़ के आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये उस मरीज को बता देना, भले आप कुछ भी दवाई दो जिसकी लो होती है। अच्छा ना, ज्यादा ठीक है, ये भी करना, मतलब कलर करके नहीं, एक बात सुनो, आप इतनी इजी आप ले बुरा रहे ना हो बनाएगा, ये मजाक, इनकी मजाक नहीं, करने की नहीं, आदत इजी है। ले रहे हो ना, इतनी हम easy, इजी कलर नहीं ले बहुत- रहे। हमारी बॉडी के अंदर 7 कलर है, अफेक्ट करते हैं, खाली कपड़े पहनने से अफेक्ट करते हैं। अच्छा, ग्रीन कलर आप कह रहे हैं हाँ, ये लो के लिए, अगर अगर आपकी जिसकी शुगर ज्यादा हो रही है ठीक तो है। उसके लिए येलो कलर, यही सेम थिंग। अच्छा, अब ट्राई तो करो, चले, हाँ, कलर आप थेरेपी दवाएं देखें। इस्तेमाल करो, सब कुछ करो, लेकिन इसको भी एक हाँ, इसको गिव इट अ ट्राई। देखिए, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है और बहुत से लोग, अब हम इनको, क्योंकि अब वो आप कहते हैं ना कि मैंने देखा नहीं आपको, तो वही आपने कलर थेरेपी से अपने आपको पतला इतना कर लिया हुआ है। तो हाँ, देखो अच्छा, क्या ना आपके सामने, हाँ, विदाउट कोई डाइटिंग है। वाकई आप इस कलर से हो गया आपका? हाँ। कौन सा कलर था पहले बताएं। अभी आप इनसे आपने थोड़ा से- सा फारिग हो जाए। ओ इनसे हमारे में होने वाले ये हमारे नहीं, important बात case सुनो बता ना। देंगे। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर बिल्कीस जो है वो जरा हमारे किचन काउंटर में भी चली गई है। डॉक्टर बिल्कीस, पहली रेमेडी आप क्या बना रही हैं? अच्छा, पहले जो हम बात कर रहे थे ना, जो मैं कह रही थी इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि विटामिन D3 डॉक्टर से पूछे बगैर सालों साल